नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। फिजिक्स में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे, फ्रिक्शन, जिसे कहते हैं घर्षण। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फिजिक्स में, और ना केवल इंपॉर्टेंट बल्कि बात करें तो कंसेप्ट यहाँ पर हमें काफ़ी देखने को मिलता है इस चैप्टर में। जैसे कि हमने अभी तक देखा है फ्रिक्शन को, कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है। लेकिन इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, हम इसे देखेंगे भी, और जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बस फ़र्क इतना है, कोई मशहूर है तो कोई गुमनाम। तो इस लाइन की जो मीनिंग है, जब आप इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे फ्रिक्शन को, तो आप इस लाइन के मीनिंग को भी आप समझ पा रहे होंगे और खुद ब खुद इसके मीनिंग को निकाल पा रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो कंटेंट क्वालिटी अभी एक गुमनाम के आपके अकॉर्डिंग तक पहुंच पा रही है, चाहे जितने स्टूडेंट तक पहुंच पा रही है, और जो क्वालिटी कंटेंट कंसेप्ट के साथ मैं दे रहा हूं, आप उसको फील कर पाएंगे जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तब। बाकी आप में से जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 180 प्लस मार्क्स हम लोग आपके साथ कवर कर रहे हैं एप्लीकेशन में। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी एप्लीकेशन भी है, टेलीग्राम ग्रुप है, और स्पेशली जेएसएससी जेपीएससी के लिए भी हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। आप में से 250 स्टूडेंट प्लस वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जरूर से ज्वाइन करें वहाँ पर भी, और लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फोकस स्टडी विद अभी आप सर्च करेंगे तो उस ग्रुप से भी आपको वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पेड में हैं, ऑलमोस्ट अभी जितने स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा उनका। तो आप में से जितने स्टूडेंट अभी तक आपने दोस्तों को अगर नहीं कहा है भाई कि मैथ्स के साथ साथ आपको देखिए यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और विद वीडियो सॉल्यूशन, रीजनिंग और साइंस, और साथ के साथ कंप्यूटर पूरा फ्री मॉक टेस्ट आपको 10 अपलोड, अभी 4 अपलोड कर दी गई है और बाकी के 6 अपलोड कर दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल 1 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, और बाकी इतने मिनिमम फी में आपको जो क्वालिटी कंटेंट मिल रही है। तो अगर आपको लाभ हो रहा है तो अपने सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप केवल जेएसएससी सीजीएल तक ही सीमित ना रहेंगे जब आप इस कोर्स से इनरोल होंगे तब, ठीक है भाई। बाकी कंटेंट ही सब कुछ बोल रहा होता है, और हमने कहीं भी एडवर्टीजमेंट या कोई इस तरह की चीज़ें की नहीं है। बाकी केवल कंटेंट के बलबूते इतनी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल कंसेप्चुअली ये क्लास होगा। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है फिजिक्स में, तो मैं आपको बताऊं। जैसे कि सबसे पहले हमने मोशन चैप्टर कंप्लीट किया है, लॉज ऑफ मोशन किया, फिर सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया, फिर आपके हमने ग्रेविटेशन पार्ट को कंप्लीट किया, और फिर अभी हम लोग जो है फिजिक्स में आपका मैटर चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। सॉरी, मैटर चैप्टर अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी फ्रिक्शन स्टार्ट किए। केमिस्ट्री में हम लोग एसिड बेस सॉल्ट खत्म किए हैं और मैटर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा चीज़ आपको क्लियर कर दिए कि किस प्रकार से केमिस्ट्री आपकी पूरी की पूरी समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग बायोलॉजी में आ जाएंगे। तो अब देखिए, मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो ये अंतिम पार्ट होगा आपका फ्रिक्शन में। फिर हम लोग वर्क एनर्जी पावर में आ जाएंगे। हालांकि देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन अभी बचा हुआ है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम ये भी बचा हुआ है, लीवर मशीन ये भी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ से आपके जेएसएससी में सवाल नहीं बनते, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। बाकी सब समय कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी भी चीज़ें आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है भाई। समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या। देखिए, अभी हम चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे और कोशिश करेंगे कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चले, ठीक है ना। कोई भी लाइन आप किताबों में पढ़ लेते हैं, इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। बहुत बार आपने लिखा भी होगा अपने आंसर राइटिंग में भी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। या एक तरीके का कैसा होता है, संपर्क बल होता है। तो उसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखिए, कोई भी दो बॉडी होगी, ठीक। दो बॉडी कहने का मतलब ये है कि मैं एक फिगर बनाता हूँ, जैसे ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है, जिसका हम नाम दे रहे हैं बी, और एक बॉडी है आपकी ए, ठीक है। अब इन दो बॉडी, देखिए दो बॉडी, यहां मैं एक वर्ड यूज करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा वो। देखिए, इन दो बॉडी के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिलेटिव मोशन ही क्या होता है। सर यही हमें समझा दीजिए। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, सापेक्ष गति, ठीक है ना, सापेक्ष गति। अब ये क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए, आपने ये ए ब्लॉक लिया है और एक बी ब्लॉक लिया है। आपने ए ब्लॉक पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। जैसे ही आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। मैं एक फिगर यहाँ पर ही बना दूँ, जैसे ये आपका बी ब्लॉक है और इसके जस्ट ऊपर ए ब्लॉक है। आपने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया है। जैसे ही आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो आपने क्या देखा, ए ब्लॉक जो है आगे की ओर मोशन हो गई, ठीक है ना। ए ब्लॉक में क्या हुआ, मोशन हुआ आगे की ओर। तो देखिए, जो ये मोशन हुआ, तो ए का जो मोशन हुआ किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो मोशन हुआ, इट मीन्स
ए ब्लॉक का मोशन बी ब्लॉक के रिस्पेक्ट यहाँ पर हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है इस मोशन को हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव मोशन, यानी कि सापेक्ष गति, यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन में आ जाना। तो रिलेटिव मोशन के लिए ये चीज़ कंपलसरी है कि वहाँ पर कोई ना कोई दो बॉडी तो होगा ही होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक सरफेस होगा, ठीक है, और यहाँ एक ब्लॉक रखी होगी और इस ब्लॉक में आपने एक फोर्स अप्लाई किया होगा। तो ये ब्लॉक में जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसमें क्या देखने को मिला, एक रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। ये जो मोशन आया इस ब्लॉक में किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, तो इस सरफेस के सापेक्ष में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। रिलेटिव मोशन क्या हो गया, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, जो मोशन हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। तो अब यहाँ हम आ रहे हैं कि दो बॉडी के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा होता है उस रिलेटिव मोशन को जो अपोज करता है उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शन का नाम देते हैं। इट मीन्स इंग्लिश में कहें द फोर्स विच हैव टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन टू अपोज। ठीक है ना, मतलब ये कि यहाँ पर आपने ए ब्लॉक में फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे ही आपने ए ब्लॉक में फोर्स लगाया तो ए बॉडी में क्या आया, आपको एक मोशन देखने को मिला। ये जो मोशन हुआ किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो ये मोशन को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मोशन। तो ये रिलेटिव मोशन को, यानी कि ये जो बॉडी इधर मूव करना चाह रही होगी तो इसके अपोजिट में, ठीक है ना, या फिर कहें तो इसको अपोज करना चाहेगी, इसके रिलेटिव मोशन को क्या करना चाहेगी, अपोज करना चाहेगी एक फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चीजें और भी क्लियर अब होते चली जाएगी धीरे धीरे। और भी देखिए, अब मैं अगर बताऊं कि जो फ्रिक्शन लग रहा होता है किसी भी बॉडी में, फ्रिक्शन जो लगता है टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टेक्ट बॉडी लगता है। जैसे ये आपका एक बॉडी है ए और एक बॉडी है आपका बी, तो यहां मैंने क्या कहा कि जो फ्रिक्शन लगता है, मैं यहां लिख रहा हूं एक सेंटेंस, फ्रिक्शन टेंजेंशियली, ठीक है ना, फ्रिक्शन टेंजेंशियली अलोंग, फ्रिक्शन टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टेक्ट बॉडी। ठीक है, अलोंग द कॉन्टेक्ट बॉडी, ठीक है, अलोंग द कॉन्टेक्ट बॉडी, मतलब जो फ्रिक्शन लगता है टेंजेंशियली लगता है जो कॉन्टेक्ट बॉडी के बीच में। जैसे कि यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक बॉडी ये हो गया ए बॉडी और एक हो गया आपका बी बॉडी, इन दोनों के बीच में वो कॉन्टेक्ट पार्ट कौन सा है, तो ये वाला जो आप देख रहे पार्ट यहाँ पर है। तो इन दोनों बॉडी के जो कॉन्टेक्ट पार्ट है, एक टेंजेंशियली आप इस तरह से लाइन खींचे, ठीक है, टेंजेंशियली आप लाइन खींचे और ये जो लाइन आपने खींचा यही फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये अब जो आपने यहाँ पर लिखा फ्रिक्शन, इसे आप क्या लिखेंगे, ए बी। अब इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन ए बी का मतलब क्या है, इसे आप थोड़ा समझिए। देखिए, इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन ऑफ बॉडी ए, इसे समझिए, अभी समझेंगे भी हम लोग। फ्रिक्शन ऑफ बॉडी ए ऑन बी मतलब क्या है कि ए का फ्रिक्शन, ठीक है ना, ए का फ्रिक्शन बी के ऊपर, ए का फ्रिक्शन बी के ऊपर है। मतलब यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन, ये जो डायरेक्शन लगाया आपने, यहाँ पर क्या किया, एक फोर्स लगाया इधर, ठीक है। जब आपने ये फोर्स लगाया तो आपने क्या देखा, ए में एक रिलेटिव मोशन आया। ये बॉडी जब इधर मूव करना चाहेगी, एक रिलेटिव मोशन जब इसमें आएगी इस अप्लाई करने के बाद इस फोर्स के, तो इसके मोशन को, इसके रिलेटिव मोशन को हमेशा याद रखना आपको, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रिलेटिव मोशन, यानी कि सापेक्ष गति को अपोज करने के लिए क्या होगा, एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये ए के ऊपर, जो ये है ए का फ्रिक्शन है किसके ऊपर, बी के ऊपर है। ठीक है ना, ए का ये फ्रिक्शन है, ये ए ब्लॉक का, ए बॉडी का फ्रिक्शन है किसके ऊपर है, ये तो बी के ऊपर है। अब ये देखा गया यहाँ पर ऐसा केस बना कि जब आपने ये फोर्स लगाया तो ये ए बॉडी भी इस डायरेक्शन में मूव की, साथ के साथ ये बी बॉडी भी इधर ही मूव कर रही है। तो देखिए, ये चीज़ तो हमें समझ में आ रहा है कि आपने ए पर फोर्स लगाया तो ये बॉडी इधर मूव करने लगी, लेकिन ये बी बॉडी अब इधर कैसे मूव कर गई, क्या आप इसको समझ सक रहे हैं या नहीं। तो देखिए क्या होता है, जब आपने ए बॉडी पर फोर्स लगाया तो आपके इसमें क्या हुआ, एक रिलेटिव मोशन आया। रिलेटिव मोशन क्यों, क्योंकि ए जो है गति में आया किसके रिस्पेक्ट में, बी के ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। तो इसके जस्ट अपोज करने के लिए, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स लगा, जिसको हमने क्या कहा, फ्रिक्शन ए बी। ए बी का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन ऑफ बॉडी ए ऑन बी, यानी कि ए का फ्रिक्शन है किसके ऊपर, बी के ऊपर में। तो साथ के साथ इस डायरेक्शन में एक और आपका फ्रिक्शन काम करता है जिसे हम कहेंगे फ्रिक्शन बी ए। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन बी ए का मतलब क्या है, इसे भी समझिए। फ्रिक्शन ऑफ बॉडी बी, फ्रिक्शन ऑफ बॉडी बी
ऑन ए है, यानी कि बी का फ्रिक्शन, 1 मिनट कट रहा होगा, बी का फ्रिक्शन ए के ऊपर, ठीक है ना, बी का फ्रिक्शन ए के ऊपर। क्या मैंने क्या कहा कि आपने जब इस बॉडी में फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या हुआ, इधर मोशन किया, ये बॉडी आपने जब फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या हुआ, इधर मोशन में आया, रिलेटिव मोशन देखने को मिला, साथ के साथ ये बॉडी भी आपको इधर मूव करते हुए मिली। तो ये बॉडी इधर कैसे मूव की, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ये फ्रिक्शन कौन सा है, बी है। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन ऑफ बॉडी बी, यानी बी का फ्रिक्शन, ठीक है ना, बी का फ्रिक्शन किसके ऊपर है, तो ए के ऊपर है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी को इधर खींच करके लेके जा रही होती है, ठीक है। फ्रिक्शन अभी इतना क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, हमें इतना समझ में आ रहा अभी कि जब दो बॉडी, ठीक है ना, जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करती है कौन, एक फोर्स जिसे हम नाम देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। पहला तो ये है चीज क्लियर। दूसरा चीज हमने ये देखा कि फ्रिक्शन क्या होता है, टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टेक्ट बॉडी होती है, ठीक है। तो इसी लाइन को किताब में क्या लिखा जाता है फ्रिक्शन के बारे में कि इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, या फिर इसको हिंदी में लिखेंगे एक तरीके का कैसा बल है, तो संपर्क बल है, ठीक है ना, ये एक तरीके का एक संपर्क बल है या एक तरीके का संपर्क बल है, ठीक है। तीन चीजें अभी हमने देख ली भाई, क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले हमने फ्रिक्शन को डिफाइन किया। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही होती है। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है, किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, जैसे कि ए का मोशन है बी के रिस्पेक्ट में, या फिर बी का मोशन है ए के रिस्पेक्ट में है, इस ब्लॉक का मोशन है सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो ये जो मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। तो ये जो मोशन हुआ, ये जो रिलेटिव मोशन हुआ, इसको अपोज करने के लिए एक फोर्स काम करता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टेक्ट बॉडी लगती है, मतलब जो दो बॉडी है उन दोनों बॉडी का जो कॉन्टेक्ट पार्ट होगा उसके जस्ट टेंजेंशियली यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। फिर हमने ये देखा कि ये कॉन्टेक्ट बॉडी के जस्ट टेंजेंशियली लगती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स भी, ठीक है। इसे कैसे हम बोलते हैं, कैसा फोर्स भी बोलते हैं, तो कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क बल, यानी कि जहां पर दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होगी वहां आपको क्या होगा, एक टेंजेंशियली हमारा वहां पर फोर्स काम करेगा जिसे बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहां पर हमने ए बॉडी पे फोर्स लगाया तो ये ए बॉडी तो इधर मोशन में आया, साथ के साथ ये बी बॉडी भी इधर कैसे मूव करने लगी। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर ये आपके ढक्कन है, ठीक है भाई। अब मैंने क्या देखा कि इस ढक्कन पे मैंने फोर्स लगाया तो ये ढक्कन मूव की, साथ के साथ ये पेन भी मूव कर रहा था। तो इसका रीजन क्या हुआ, ये फोर्स ने ए ब्लॉक को इधर मोशन में लाया, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन देखने को मिला ए का बी के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव मोशन के अपोजिट में आपका क्या हुआ, एक अपोज करने के लिए एक फोर्स काम किया, फ्रिक्शन ए बी, यानी कि फ्रिक्शन ए बी के ऊपर है। और इसके जो बी के ऊपर बी में जो मोशन आया उसके पीछे जो रीजन था, इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट पार्ट जो था यहाँ पे काम कर रहा था फ्रिक्शन बी ए, मतलब बी का फ्रिक्शन ए के ऊपर। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस बी वाले बॉडी को क्या कर रहा था, इस साइड मोशन में ला रहा था, ठीक है। क्लियर है, इतना पार्ट है यहाँ पे अभी। अब हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स को। देखिए दो टाइप्स है, इंपॉर्टेंट टाइप्स है, यहीं से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को समझते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला जो फ्रिक्शन देखते हैं, दो टाइप्स ही हम देखेंगे, ठीक है ना। दो के साथ साथ हम लोग तीसरे में भी आ जाएंगे, उसको समझेंगे कैसे वो तीसरा आता है। तो पहला जो टाइप है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको डिनोट करते हैं एफ और स्मॉल एस लिखेंगे नीचे उसके सफिक्स में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे कि एक सरफेस है ये आपका, ठीक है, कोई एक रफ सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी रखी गई है, ठीक है भाई। इसमें हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया एफ। इस फोर्स लगाने के बाद हमने क्या देखा, बॉडी एज इट इज कहीं भी मूव नहीं की। इसका मतलब क्या था, यानी कि कोई भी रिलेटिव मोशन यहाँ पर नहीं मिला हमें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिला हमें, रिलेटिव मोशन। देखिए मैं हमेशा यूज कर रहा हूँ रिलेटिव मोशन, यानी कि सापेक्ष गति यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिली, ठीक है ना। यानी कि रिलेटिव मोशन हमें यहाँ देखने को नहीं मिली, सापेक्ष गति देखने को नहीं मिली। अब अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स इस रिलेटिव मोशन को कौन अपोज कर रहा होगा, उसको कौन अपोज कर रहा होगा, एक फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं हो पा रहा है तो जो फोर्स अपोज कर रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन का एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यह है कि बॉडी में फोर्स तो लग रहा है लेकिन बॉडी आगे नहीं जा रही है, बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है ना। बॉडी क्या है आपका, रेस्ट कंडीशन में है। यहाँ पर कोई भी आपको रिलेटिव मोशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम, अभी हमने कुछ भी चीज़ें नहीं बताई कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन लगाना है, ये सब मैंने कुछ भी अभी नहीं बनाया, ठीक है। हाँ, ये मैंने जरूर बोला कि जब कोई बॉडी में अगर रिलेटिव, जब दो बॉडी के बीच में कोई एक मोशन हो रहा है, वो मोशन कैसा, रिलेटिव मोशन, तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, अब अपोज करना इट मीन्स क्या है कि आप इधर जा रहे तो आपके अपोजिट एक फोर्स लगा रहा है कोई, तब आप रुक रहे होंगे या आपको अपोज कर रहा है। तो अगर रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में तो उसके अपोज करने के लिए एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, बस हम लोग इतना कहें। फिर उसके टाइप्स में हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने ये देखा कि इस बॉडी में हमने फोर्स तो लगाया लेकिन बॉडी में कोई भी मोशन नहीं देखने को मिला, वो रेस्ट कंडीशन में रहा, यानी कि कोई रिलेटिव मोशन यहाँ पर नहीं थी। इट मीन्स इस कंडीशन में जब बॉडी आपका रेस्ट कंडीशन में है, आपने फोर्स भी अप्लाई किया, आपने अप्लाइड फोर्स भी किया, इसमें आपने फोर्स लगाया है, बल लगाया, इसके बावजूद भी ये बॉडी एज इट इज़ यहीं की यहीं रह गई। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है, वो आपका फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे। अगला जो फ्रिक्शन का टाइप है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ और सफिक्स में के लिखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि बॉडी जो आपकी है, ठीक है ना, इसमें जो बॉडी है आपकी बॉडी रिलेटिव मोशन में है। इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपने जो बॉडी में फोर्स लगाया है उस फोर्स के कारण वो बॉडी क्या हो रही होगी, मोशन में होगी, यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में हो रही होगी, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या देखा, बॉडी एज इट इज, उस हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या देखा कि ये जो सरफेस, रफ सरफेस थी, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ हम फोर्स तो लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसके कॉन्टेक्ट पार्ट में जो फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली, वो फ्रिक्शन, वो कैसा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, इसलिए ये रुकी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो अब आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो आप फोर्स अब लगा रहे हैं, ये रफ सरफेस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपने फोर्स लगाया है। अब ये बॉडी जो है यहाँ से फोर्स लगाने के कारण यहाँ पहुँच गए। इट मीन्स यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब बॉडी क्या है, एक रिलेटिव मोशन में है, ठीक है ना। यानी आपसे पहला सवाल यही पूछता है कि रिलेटिव मोशन किस फ्रिक्शन में देखने को मिलेगा, या फिर स्टेटमेंट देकर के आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ये कि बॉडी क्या होगा, आपके रिलेटिव मोशन में होगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, इसको समझना होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, इट मीन्स ये कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट मतलब नियत होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, आपकी नियत होती है, ठीक है ना, ये वैरी नहीं करती। तो इसको भी हम आपको समझाएंगे और भी क्लियर करेंगे। तो एक मैथमेटिकल मैं फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी लिखता हूँ। आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, ये क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड किसके ऊपर करती है, अब हमें ये बताइए। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है ये डिपेंड करती है नॉर्मल फोर्स पे, ठीक है ना, ये डिपेंड करती है आपकी नॉर्मल फोर्स पे। अब नॉर्मल फोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप सभी को पता है इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, अपना एक वेट होगा, और वेट कहाँ लगता है, टूवर्ड्स डाउनवर्ड, हमेशा ही टूवर्ड्स डाउनवर्ड। और वेट को बहुत अच्छे से हमने समझाया है कि वेट क्या होता है, ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी जो फोर्स होती है, जिस बॉडी को अपनी ओर खींच रही होती है, जितने फोर्स से खींच रही होती है उतना ही हमें वेट फील हो रहा होता है। तो उस बॉडी का जो वेट टुवर्ड्स डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड काम कर रहा होता है, उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होता है। यानी ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करता है कि हमने क्या देखा था, न्यूटन्स के थर्ड लॉ में एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन अगर वेट नीचे काम कर रहा है तो इसके अपोजिट एक रिएक्शन देखने को मिला, जिसको हमने क्या कहा, रिएक्शन फोर्स, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स भी, जो परपेंडिकुलर होते हैं आपके जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कैसा होता है, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ये भी याद रखना है। तो हमने क्या कहा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके नॉर्मल फोर्स से, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही होगी, यानी कि बॉडी क्या होगा, आपके रिलेटिव मोशन में होगी, ठीक है ना, बॉडी मोशन में होगी, मोशन गतिशील में होगी, ठीक है ना, बॉडी क्या होगी, रिलेटिव मोशन में होगी। फिर
काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट इट मींस हमने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट। अब काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड किससे करती है, तो नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब इस देखिए फ्रिक्शन जो आपके काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स है। तो अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाऊं तो यहाँ पर मैं एक इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लिख रहा हूँ म्यू के एन, ठीक है। अब ये म्यू के क्या है, तो म्यू के आपका है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। म्यू के क्या हो गया आपका, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। अभी इतना क्लियर हो गया क्योंकि ये इस फॉर्मूला का यूज़ होगा अभी आपका काफ़ी जगह, आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगे। तो अब आप हमें ये बताइए, ये जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो आपका नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा अब एक और टर्म आ गया है आपका म्यू के। अब ये म्यू के क्या होता है, ये जो म्यू के है ना, ये म्यू के डिपेंड करता है आपके जो कांटेक्ट सरफेस है उसके ऊपर, ठीक है ना, कांटेक्ट सरफेस के ऊपर आपका डिपेंड करता है म्यू के। जैसे कि ये आपने एक सरफेस में ब्लॉक रखा है और एक दूसरा और सरफेस है जिसके ऊपर आपने ब्लॉक रखा, ठीक है। हो सकता है ये जो सरफेस है ये काफ़ी ज़्यादा प्लेन हो, ज़्यादा रफ नहीं हो कंपैरेटिवली इसके, तो यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना, वो अलग होगा, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन अलग होगा। क्यों, क्योंकि म्यू के यानी कि जो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर अलग होगी और यहाँ पर भी अलग होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, इस ढक्कन को मैंने इस पेपर के ऊपर रख दिया है और एक इसी ढक्कन को सेम मैंने एक टेबल के ऊपर रख दिया। तो हमने इस पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पर हमने जो फोर्स लगाया तो इसको इसमें क्या हो रहा है, इस बॉडी और इस पेपर के बीच एक रिलेटिव मोशन हुआ, तो इसको अपोज करने के लिए एक फोर्स काम कर रही है जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसके कांटेक्ट में एक क्या हो रहा होगा, ये आपका म्यू के यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये बॉडी मोशन है, अगर ये बॉडी मोशन में नहीं होती तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो जाती है यहाँ, लेकिन बॉडी रिलेटिव मोशन में तो हम क्या कर रहे हैं, बात काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करेगा इन दोनों के कांटेक्ट का जो सरफेस वो कितना रफ है। अगर म्यू बहुत ज़्यादा रफ होगा तो म्यू के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। अब टेबल के ऊपर रखें, वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही कम है, बहुत ही स्मूथ अगर सरफेस होगा तो म्यू के की वैल्यू कम होगी, अगर म्यू के की वैल्यू कम होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी कम लगेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अब इसलिए मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब जाकर के आपकी बॉडी रिलेटिव मोशन में आई है। स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में तो आपका बॉडी एज इट इज रेस्ट में है, आप फोर्स लगा रहे बट ये रेस्ट में ही है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होती है अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, मतलब ये जो आपकी बॉडी इधर मूव कर रही है, ठीक है ना, ये आपने जो फोर्स लगाया, ये जो मूव कर रही है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। और ये कैसा फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, इसके अपोज एक और फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन ये फ्रिक्शन में कौन सा फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉडी रेस्ट है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर है भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने क्या देखा, काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने ये देखा कि बॉडी में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तब जाकर के बॉडी में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन और म्यू के यानी कि जो कांटेक्ट सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इतना यहाँ पे क्लियर है। अब मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूं और इसके टाइप्स को पूरा का पूरा आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये न्यूमेरिकल से हम पूरा अभी आपके जो टाइप्स हमने देखे हैं और फ्रिक्शन जो देखा हमने उसको अभी हम लोग आपको क्लियर करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन ये दिया गया कि एक रफ सरफेस दे दी गई है और एक ब्लॉक दे दिया गया है जिसकी मास 4 kg है, ठीक है। इसमें आपने अप्लाई जो फोर्स क्या है 10 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक। अब इतना आपको डाटा गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि आपको घर्षण बल निकालना है और एक्सेलरेशन यानी कि आपको त्वरण निकालना। देखिए अब इसको हिंदी में लिखना है कि कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, ये सब कुछ अभी हमने आपको बोल रखा है भाई, ठीक है। कई बार मैं बोल रहा हूँ तो इसको इतना मैं लिख नहीं रहा हूँ इसीलिए। अब आइए भाई बात को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या निकालना, फ्रिक्शन फोर्स को निकालना। फ्रिक्शन फोर्स को निकालना इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के, 2 टाइप के, या तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या फिर वो आपका क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। यानी इट मीन्स क्या, हमें या तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालनी है या फिर हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी है, यही चीज़ निकालनी है भाई।
अब हमें ये बताइए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया कि आपको बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि त्वरण भी आपको निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी है, मोशन में बॉडी है, तो यानी कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है भाई। लेकिन अभी मैं इसीलिए आपको डायरेक्ट ले आ रहा हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन के पास, क्योंकि अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तब आपको निकालना सिखाएंगे, पता करना सिखाएंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कैसे चेक करेंगे, उस पर भी हम आएंगे सर। अभी बस इतना समझिए इस क्वेश्चन के थ्रू कि मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को बस समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो इधर फोर्स लगाया इस बॉडी में 4 kg में, तो यहाँ पर आपको जो है म्यूके की वैल्यू दे दी गई। म्यूके क्या है? आपकी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब हमें निकालना है, पहला चीज क्या है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमने देखा दो तरह की होती है। सबसे पहले हमने ये देखा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो जब दो बॉडी के बीच में जब वो रिलेटिव मोशन होती है तो उसको अपोज करने के लिए एक फोर्स काम कर रही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियली कॉन्टैक्ट बॉडी के लगती है, ये चीज हमने देखी। और फिर हमने क्या देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, सॉरी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फिर देखा कि उसमें दो पार्ट कैटेगरी रखा। एक तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन रखा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन ये बोल रहा था कि आप इस बॉडी में फोर्स तो लगा रहे हैं बट ये बॉडी एज इट इज यहीं पर है, यानी ये बॉडी में रिलेटिव मोशन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये रिलेटिव मोशन यहाँ नहीं है, ये बॉडी में रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है फ्रिक्शन फोर्स, वो कैसा फ्रिक्शन फोर्स होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। और अगर बॉडी में रिलेटिव मोशन है, तो मैं यहीं पर पहले ही कह दिया कि इस बॉडी में रिलेटिव मोशन है, तो कौन सा फ्रिक्शन निकालेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये बॉडी में रिलेटिव मोशन है, इट मीन्स आपने जो फोर्स लगाया है, आपने जो अप्लाइड फोर्स लगाया है, तो ये जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो पीछे में जो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो काम कर रहा होगा, वो क्या होगा? कम होगा। देखिए, हम आपको कुछ केस समझा रहे हैं। पहला केस ले रहे हैं, जैसे कि ये आपने एक बॉडी लिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक। इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, याद रखिएगा, मैं काइनेटिक नहीं, इसको मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 8 न्यूटन। यानी यहाँ पर आपके अपोजिट डायरेक्शन में कितना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है? 8 न्यूटन का। तो इस केस में क्या है, आपका बॉडी मूव करेगा या नहीं काम करेगा? यानी बॉडी यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 8 न्यूटन से इधर रोक रहे हैं, लेकिन आप इधर लगा रहे हैं 10 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट 2 न्यूटन इधर एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है। तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यहां पर आप कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरा केस हम जब आपको ले रहे होते हैं यहां पर, तो यहां पर एक रफ सरफेस लिया और यहां पर एक आपको एक मैंने ब्लॉक लिया, यहां पर आपने सेम वही 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और इधर आपके जो फ्रिक्शन काम कर रही है, यहां पर जो फ्रिक्शन काम कर रही है 12 न्यूटन की। अब इस केस में क्या हो रहा है कि देखिए, आप इधर 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आपका मतलब फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है 12 न्यूटन का, और आप लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, तो क्या इस केस में बॉडी में कोई रिलेटिव मोशन तो होगा नहीं, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा? आपका 0 होगा। तो यहाँ पर हमें ये बताइए, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है भाई? एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये 0 यानी कि डेल बी बराबर 0, डेल बी बराबर 0 मतलब क्या होता है? v माइनस यू, सॉरी v बराबर u हो गया, यानी कि बॉडी क्या होगा? यही एज इट इज रेस्ट कंडीशन में ही है। अगर रेस्ट कंडीशन में, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब आइए एक और कंडीशन हम आपको लेते हैं, तीसरा केस। तीसरा केस जब हम ले रहे होते हैं, तो एक आपको रफ सरफेस हमने ले लिया इस प्रकार से, और एक हमने बॉडी रख ली है जिसमें हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और यहाँ पर भी जो आपकी जो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, उस फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी गई है 10 न्यूटन। तो इस केस में भी आपने जितना फोर्स लगाया, तो उसके अपोजिट में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उतना ही 10 न्यूटन का। तो इस केस में भी आपको कोई मोशन, यानी कि कोई भी रिलेटिव मोशन, यानी कि सापेक्ष गति यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये तीनों केस क्लियर है आपका यहाँ पर, ठीक है भाई? बताइए यहाँ पे आपका क्लियर है कि नहीं है? तो अब देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया यहाँ पर, अभी आपको तो ये बोल दिया गया है कि ये बॉडी क्या है? एक रिलेटिव मोशन में है, ठीक है। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमें फ्रिक्शन फोर्स बताइए। तो फ्रिक्शन फोर्स हमें क्या निकालना है? एफ के निकालना है। तो अभी हमने क्या डिराइव किया भाई? एफ के क्या होता है?
काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो बॉडी रिलेटिव मोशन में होगी तो वहां पर क्या काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो डिपेंड करती है नॉर्मल फोर्स में, उसको हमने डिराइव करके निकाल दिया म्यू के एन। और म्यू के क्या होता है, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्ट सरफेस पे, बस इतना। और ये जो होता है अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के लगती है। तो ये बॉडी रिलेटिव मोशन में है, 10 न्यूटन का फोर्स कर रहा है। म्यू के की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट आपको दे दी गई है। तो बस यहां से एफ के की वैल्यू हम निकाल लेंगे कैसे, म्यू के एन। म्यू के की वैल्यू क्या दे दी गई है, 0.2। और एन, एन क्या है आपका, नॉर्मल है। तो मैंने क्या बताया, इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे, देखिए यहां मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं इस क्वेश्चन का। ये आपका रफ सरफेस है, इसका वेट नीचे काम करेगा mg, इसके जस्ट परपेंडिकुलर आपका कौन सा फोर्स काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन R इक्वल्स टू क्या आप लिख सकते हैं mg या नहीं, बताइए है कि नहीं। R इक्वल्स टू mg होगा कि नहीं, R इक्वल्स टू mg होगा कि नहीं, हमें ये बताइए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, m इंटू जी। अब देखिए 0.2 मास की वैल्यू आपको दे दी गई है 4 kg, और g की वैल्यू कितनी होगी 10 या 9.8 लेंगे तो आपका f के निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, हमें ये बताइए। ठीक है, आराम से निकलेगा, कोई यहाँ पर दिक्कत है भाई, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एफ के की वैल्यू को निकालते हैं तो कितना आता है, इसको अब हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं भी कि कैसे बॉडी मोशन में कर रही है। तो एफ के हमने कैसे निकाला, म्यू के एन करके। ठीक है, म्यू के की वैल्यू कितनी दी गई थी 0.2, एन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे mg। ठीक है, mg लिखेंगे। और 0.2 m की वैल्यू कितनी है 4, और g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए। इसको सॉल्व किए हमने तो हमने कितना देखा, एफ के की वैल्यू कितनी आई 8 न्यूटन है। इट मीन्स क्या, ये जो आपका रफ सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, ये जो ब्लॉक है आपकी 4 kg की, आपने फोर्स लगाया इधर 10 न्यूटन का, और यहाँ जो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका काम कर रहा है ये कितना 8 न्यूटन का। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो है आपके अप्लाइड फोर्स से कम है, तभी तो आपको यहाँ रिलेटिव मोशन ए एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव करते हुए दिखा। वही तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन, देखिए प्रूव हो रहा है मैथमेटिकली न्यूमेरिकल से कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी में जब तब लगती है जब बॉडी क्या होता है, रिलेटिव मोशन में होता है। यहाँ पे देखिए एज इट इज प्रूव हो गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, लेकिन आप अप्लाइड कर रहे हैं कितना 10 न्यूटन। तो अब हम लोग एक्सेलरेशन क्या नहीं निकाल पाएंगे, तो दूसरे क्वेश्चन में हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, F इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट फोर्स किधर है, नेट फोर्स हम इसका निकाल ले तो इधर कितना है 10 न्यूटन और इधर 8 न्यूटन। तो नेट किधर, यानी भाई इधर 10 न्यूटन काम कर रहा है, ठीक है, और इधर आपका 8 न्यूटन। तो नेट कैसे निकालोगे, एफ नेट कैसे निकालोगे, F1 माइनस F2। F1 क्या होगा, बड़ा वाला 10 माइनस 8 करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए, होगा ना भाई। तो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बस हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं F को, 10 माइनस 8, मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन इधर है तो 2 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर a हो गया यानी कि 2। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये जो ब्लॉक मूव कर रहे होगी किस एक्सेलरेशन से, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 8 न्यूटन लग रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन को थोड़ा सा और डिटेल हम लोग समझेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर हो गया होगा पूरा आपका, ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर बात किया जाए, अच्छा अब देखिए हिंदी में मैंने शायद फ्लो में भूल गया, स्टैटिक फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं स्थैतिक घर्षण, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कहते हैं गतिज घर्षण। ठीक है भाई, अब सुनिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी कुछ। पहला पॉइंट तो हम ये देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या देखा हमने। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये है कि आपकी ये एक सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, आपने इस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लगाया है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना, आपने इसमें क्या किया है, अप्लाइड फोर्स लगाया। लगाने के बाद भी इस बॉडी को क्या आपने देखा, रेस्ट कंडीशन में देखा। इट मीन्स इसमें जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कौन सी फ्रिक्शन होगी, आप इसे क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का पहला चीज हमने ये समझा कि बॉडी क्या होगी, रिलेटिव मोशन में होगी। बताइए होगी ना भाई, बिल्कुल होगी, नहीं होगी, रिलेटिव मोशन में तो होगी नहीं, मोशन में आएगी नहीं, क्योंकि इसमें जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, आपने जो अप्लाइड फोर्स लगाया उससे अधिक आपका यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है आपके रिलेटिव मोशन को, इसलिए तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। रिलेटिव मोशन कब होता है, कहाँ पर होता है, किस फ्रिक्शन में काम कर रहा होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमने अभी पढ़ा, काइनेटिक फ्रिक्शन में ये देखा कि बॉडी जब रिलेटिव मोशन में होती है तो वहां पर कौन सी फोर्स काम करती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करती है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में, ये कि जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है ये वेरिएबल होती है, ठीक है ना,
ये वेरिएबल होती है, मतलब फिक्स्ड नहीं होती है, ये फिक्स नहीं होती है। अब ये वेरिएबल होने के कारण ही, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करती है, ठीक है ना, ये अपने आप को एडजस्ट करती चलती है। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या फोर्स ही है ना। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में भी हम क्या देख रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये अपने इसकी जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है, एडजस्ट करती है, इसलिए इसका एक और नाम होता है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अब इसको समझिएगा, इसको हम समझाते हैं। जैसे कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था भाई? कांस्टेंट था, म्यू के क्या था आपका? काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या दिया गया था आपको? सरफेस में डायरेक्ट गिवन था। जैसे कि अभी आपने न्यूमेरिकल भी किया यहाँ पे, यहाँ आपने देखा ना म्यू के जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन थी, ठीक है ना भाई। क्योंकि क्या थी? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर म्यू के की वैल्यू 0.2 डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू दी हुई थी। लेकिन ये जो आपका म्यू एस होगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या होगा? वेरिएबल होता। तो इसका जो रेंज होता है 0 लेस देन इक्वल्स टू आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए एक वर्ड आया है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको समझिएगा ये क्या होता है। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण, ठीक है, सीमांत घर्षण। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए पहले। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए मैंने ये कहा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट में है, रिलेटिव मोशन एब्सेंट है, ठीक है। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड नॉट फिक्स, ठीक है। ये अपने आप को एडजस्ट करती है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब इसकी जो फिक्स्ड नहीं होने के कारण इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही होती है? तो जीरो से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या तो जीरो भी हो, देखिए लेस देन इक्वल का साइन है, जीरो भी हो सकती है, और लिमिटिंग जितनी फ्रिक्शन है उसके जस्ट इक्वल भी होती है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? वह पॉइंट, ठीक है ना, वह पॉइंट जिस पॉइंट से आपकी जो बॉडी है अब जस्ट स्टार्ट कर रही है मूवमेंट में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए यहां पर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो इधर, ठीक है ना, इस पे फोर्स, इस पेन से पीछे साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव नहीं कर पा रहा, अभी भी मूव नहीं कर पा रहा। देखिए यहाँ पर इस बॉडी पे मैं अभी यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? एक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अभी तक। अब जस्ट एक मैं ऐसा समय पे पहुँच गया हूँ, इस सर्टेन टाइम में पहुँच गया हूँ कि अब जस्ट अब ये बॉडी जो है इसमें स्लाइड मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। तो वो जो फ्रिक्शन वहाँ पर तब जो काम कर रहा होगा उस फ्रिक्शन को नाम देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी देखिए मैंने फोर्स लगाया, कोई भी चीज़ आपने देखा, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से स्टार्ट हुआ वैल्यू, फिर 1 हुई होगी, 2 हुई होगी, 3 होगी, मतलब अब एक ऐसा टाइम हो गया जब अब ये ढक्कन मूव करने वाला होगा, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब वह पॉइंट या फिर जिस पॉइंट पर बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगी उससे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है भाई। इतना यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? तो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं एफ एस से। तो इसको ये आपकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर पूछ लिया जाए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आपकी 0 होगी, ठीक है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो होगी, ठीक है ना। यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मैंने क्या कहा भाई? देखिए मैंने ये कहा जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी? तो अंतिम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। मतलब जब भी मैं अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही ना हुआ। बताइए हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वह पॉइंट जिस पर अब बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी, अब जैसे उससे थोड़ा सा भी अगर 0.1 न्यूटन भी आपने लगाया तो बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूविंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर मैं कह दूं या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मैं कह दूं, ठीक है ना। मैक्सिमम ये क्या है आपका? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या है? मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या हो गया? आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बताइए। अब हम आपको एग्जाम्पल से चीज़ें अब हम आपको समझाते हैं। और अब देखिएगा जैसे कि ये एक एग्जाम्पल समझिए, ये ढक्कन यहाँ रखा हुआ, ठीक है, रूम में एयर चल रही है या फिर अभी मैंने हवा चलाया, ठीक है, तो हवा चल रहा तो इसमें क्या कोई आप में मोशन देखने को मिल रहा? नहीं मिल रहा।
देखिए हवा चल रहा तो इसमें तो फोर्स लग रहा है ना, हवा इस पे फोर्स लगा रही होगी, लेकिन क्यों नहीं मूवमेंट हो रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, एक फोर्स काम कर रहा होगा। वो फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन में फोर्स होगा। अगर बॉडी में मोशन नहीं हो रहा तो वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और भी तेज हवा मैंने एक फैन और चला दिया बिल्कुल पास में लाके, तब भी इसमें मूवमेंट नहीं आया, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी सी बड़ी होगी, 0 से 1 में, 2 में, 3 में आई होगी। अब फाइनली मैं थोड़ा और जैसे ही फैन को तेज किया, अब एक इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अब मैक्सिमम रेंज तक पहुंच गई होगी। वो मैक्सिमम रेंज क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गई होगी, कि जैसे अब इससे थोड़ा सा तेज फैन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपकी ढक्कन यहां से ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लूं, ठीक है, या फिर अगर मैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लूं, तो मैं डायरेक्ट उतना ही फोर्स अगर इस पर लगाऊंगा, उससे मतलब ज़्यादा लगाऊंगा, यानी कि मुझे पता चल जाए कि इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, या फिर इस ढक्कन की और इस पेपर का जो कांटेक्ट, देखिए कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। अगर नीचे पूरा रबर खावड़ मतलब जमीन हो तो वहां पर और भी ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन अधिक हो जाएगा। तो अगर मैं पता कर लूँ ये जो ऑब्जेक्ट ढक्कन है इस पेपर के बीच की, इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अगर मैं पता कर लिया हूँ कि इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 5 न्यूटन है, तो मैं जो हवा से जो फोर्स लगाऊंगा वो 5.1 न्यूटन का लगाऊंगा, तो डायरेक्ट ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, यानी जो हमने अप्लाइड फोर्स क्या करना, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा करना, या फिर हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा लगाएंगे। और अगर हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन और हम 4 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ यहीं पर रहेगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये आपका एक रफ सरफेस हो गया, ठीक है, इस एग्जाम्पल से पूरी न्यूमेरिकल ही है और इसे मैं आपको पूरा चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी एक ऑब्जेक्ट है, 4 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस पर हमने एक फोर्स काम किया है, 20 न्यूटन का हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें आपको दे दिया गया है म्यू एस, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दी गई है 0.6, और आपको दे दिया गया है म्यू के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया गया 0.4। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, आप हमें बताइए फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए और एक्सेलरेशन बताइए। चलिए इसे हम लोग दूसरे वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये पेज भी खत्म हो रहा, तो आगे भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग अभी कर रहे थे, फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए हमने अभी क्या बताया आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे चीज़ें क्लियर कर दी, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दिया मैंने, मिनिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो सकती है और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये ढक्कन, इस ढक्कन इस पेपर के बीच जो कॉन्टेक्ट सर्फेस है, यानी कि यहाँ पर जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो काम कर रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर मैं निकाल लूँ तो मैं उससे ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो अच्छा ये मैंने नहीं बताया कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं कैसे निकालूंगा, यानी कि सीमांत जो घर्षण होगा ये मैं कैसे निकालूंगा। तो एफ एल इक्वल्स टू होता है म्यू एस इंटू एन, एन क्या है आपका नॉर्मल फोर्स होता है। तो ये एक फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। एक फार्मूला हमने आपको बताया अभी जस्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, ये था क्या, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें क्या बोला, क्वेश्चन हमने ये बोला था कि आपको एक रफ सरफेस दे दिया गया, ठीक है, और एक ब्लॉक रख दिया गया है 4 kg का, जिसमें आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। सिंपल सी बात है, कांटेक्ट जब दो बॉडी होगा आपस में तो यहाँ पर आपकी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको दिया है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दिया हुआ 0.6 0.4। अब देखिए आपसे पूछा फ्रिक्शन फोर्स निकालिए। फ्रिक्शन फोर्स निकालना मतलब या तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है या फिर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, यही बात है। और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो तब निकलेगा जब हम पता कर ले कि ये बॉडी में रिलेटिव मोशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि आपने जो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इस 20 न्यूटन के फोर्स लगाने के कारण क्या ये बॉडी मूव कर पा भी रही है या नहीं। अब आप सोचेंगे सर ये क्या पूछ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो यहाँ पर फोर्स लगाया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी क्या हो रहा होगा, रिलेटिव मोशन में मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ही अगर अधिक लग रहा होगा, 20 न्यूटन से ज़्यादा अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम कर रहा होगा, ठीक है ना, यानी कि वे कौन सा,
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हम निकालना चाहते हैं, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हम निकालना चाह रहे हैं। मतलब हम ये पता कर लें कि ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक, मिनिमम मैं क्यों निकालूंगा, जीरो यहाँ तो मुझे पता है, तो जीरो से ज़्यादा तो फोर्स लग रहा है, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी तो वेरिएबल है, ये जीरो से वेरी करेगा कहाँ तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन से फ्रिक्शन तक। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट, इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, तो अगर उसको जब मैं निकाल लूंगा तो जो वैल्यू आएगी तब मैं बता सकता हूं कि ये बॉडी मूव करेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर हम निकालना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स आपको निकालना है, लेकिन अब फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तब निकालोगे जब ये बॉडी रेस्ट होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कब निकालोगे, तब निकालोगे जब ये बॉडी मोशन में होगी। तो पहले आप पता तो करो ये बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। आप समझ में आ रहा, पहला मैंने एग्जांपल क्यों बोल दिया था कि रिलेटिव मोशन में, चीज़ें समझ में आ रही होगी अब आपको। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन को निकालते हैं, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकलता है, अभी हमने आपको बताया था म्यू एस इंटू एन से, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दे रहा हूँ। ये आपका 4 kg का एक ब्लॉक था, यहाँ से आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया था, जिसमें आपको स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया गया था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 और म्यू के दे दिया गया था आपको 0.4, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका वेट नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, mg का काम करेगा, ऊपर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि एन इक्वल टू आप लिख सकते हैं mg, एन या आर कुछ भी नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना, आर भी आप लिख सकते हैं, आर इक्वल टू क्या हो गया आपका mg, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ से पहले हम निकाल रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को, तो म्यू एस कितना दिया हुआ आपका 0.6, एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, m इंटू जी एम जी। तो 0.6, मास कितना है 4 kg, जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, फॉर इजी कैलकुलेशन 9.8 लेके भी आप बना सकते हैं। 6 चौके 24 न्यूटन, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया है मेरे भाई। देखिए अब यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रैक्टिकली चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ये 4 kg ब्लॉक में जो आपने फोर्स काम किया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सॉरी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी ये आपका क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी ये कितना लग रहा है आपका, ये आपका लग रहा है 24 न्यूटन। देखिए ये 24 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और आप इधर अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का। तो क्या ये बॉडी में रिलेटिव मोशन होगा, तो आप सीधा कहेंगे इस बॉडी में रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं। तो पहला कंडीशन क्लियर हो गया भाई, कि क्या हमने पता कर लिया पहला कंडीशन में कि इस बॉडी में रिलेटिव मोशन होगा नहीं। अगर ये बॉडी में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, अगर ये बॉडी में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा हमें ये बताइए। अब हमें क्लियर हो गया सर, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा सर, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्थैतिक घर्षण काम करेगा। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या नहीं निकाल पाएंगे। अब तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल ही लिए भाई। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है आपका 24 न्यूटन, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया है, जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है आपका, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने ये जान लिया, मैंने ये पहले जानने की कोशिश की, ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस के बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, वो जब मैं जान लूंगा तो मैंने जान लिया कितना आया 24 न्यूटन। अप्लाई मैंने किया 20 न्यूटन, मैं अब ये जान गया 24 न्यूटन है। अब मैं इस पे क्या करूंगा, 25 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, 24.5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तब ये मोशन में आ जाएगा। लेकिन आपने लगाया कितना 20 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना था, तो हम निकाल लिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब एक्सेलरेशन निकालना, तो हमें सिंपल सी बात है, बॉडी रेस्ट में तो एक्सेलरेशन निकलेगा नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बोला, अभी डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसका आंसर 24 न्यूटन लगाकर आ जाएंगे। देखिए ऑप्शन में भी आपको 24 न्यूटन मिलेगा और टिक करके आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला आपको, फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला, तो देखा हमने क्या, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 24 न्यूटन। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा फ्रिक्शन की बात कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है। तो ये देखिए ये तो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन आई है मेरे भाई, ये आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन आई है। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको निकालना है, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन आपको निकालना है जो जीरो से वेरी कर रहा है यहाँ पे कहाँ तक, 24 न्यूटन तक, ठीक है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई, जिसे आप क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये तो मिनिमम है। ये एग्जैक्ट अब आपको निकालना है आपको स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो देखिए ये केस में आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं फिर से ब्लॉक का फिगर बना रहा हूँ, आपका रफ सरफेस है,
यहाँ पर ब्लॉक है 4 kg का, यहाँ पर आपका काम कर रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, और इधर आपका जो काम कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर इसे हम क्या लिखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कितना है 24 न्यूटन है। देखिए अब ये तो क्लियर है भाई, ये बॉडी क्या है आपका रेस्ट मोड में है, ठीक है, ये बॉडी क्या है रेस्ट मोड में। तो अगर बॉडी रेस्ट में है इट मीन्स क्या हो रहा होगा कि ये ब्लॉक में आप जितना फोर्स लगा रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा जो आपने अप्लाइड किया होगा, 20 न्यूटन। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में इसीलिए पूछता है कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। ये इतना क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाना नहीं चाहता, ये डायरेक्ट आपसे ये चाह रहा है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं कि स्टैटिक मोड में जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी, ये केवल आपको ये चेक करना चाह रहा है कि आप इतना बस निकाल लीजिए और डायरेक्ट ये टिक करके आ जाइए, इसका फ्रिक्शन वैल्यू 20 न्यूटन होगा। समझे कि नहीं समझे। अभी हमने ये समझा कि ये बॉडी क्या है रेस्ट मोड में। रेस्ट का मतलब ये है कि इस ढक्कन में आप इधर जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स आपका इधर भी लग रहा होगा, तभी ये रेस्ट मोड में होगा। तो इधर आप कितना फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, तो इधर जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कितना फ्रिक्शन काम करेगा 20 न्यूटन है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना यहाँ पर लग रहा होगा इस सर्फेस में, तो 24 न्यूटन। तो हमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं निकालना, हमने तो ये इसीलिए निकाला ये पता करने के लिए कि ये बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में। तो ये हमने निकाल लिया स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, जितना हमने अप्लाई किया। बस ये चीज़ आपका एग्जामिनर ये देखना यहाँ पे चाहता है, ठीक है भाई। देखिए ये एक रिलेशन हम लोग देखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन उधर क्लियर है ना आपका, पूरा न्यूमेरिकल इधर क्लियर हो गया आपका, यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखिए ये रिलेशन हम किताबों में देखते हैं, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है यानी कि जो सीमांत घर्षण होता है वो ज़्यादा होता है आपके स्थैतिक घर्षण से यानी कि स्टैटिक घर्षण से, और जो स्टैटिक घर्षण होता है वो ज़्यादा होता है आपके गतिज घर्षण से यानी कि काइनेटिक घर्षण से। अब हम इसको आज समझेंगे क्लियर। देखिए एक चीज़ हमें ये बताइए कि जब भी आप मान लेते रोड पे रखे हो कोई भी सामान को, जब आप स्टार्टिंग वे में जब आप फोर्स लगाते हैं, तो जो फोर्स लगाते हैं तो जब ये बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है ना, जो मूव कर रही होती है तो थोड़ा सा आपको मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपने जो फोर्स लगाया अभी, ये बॉडी अभी देखिए मूव नहीं की है, ठीक है, मान के चलते अभी आपने इस पर फोर्स लगाई है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, अभी भी नहीं कर रही है। अब इतना सर्टेन अमाउंट मैंने कुछ ऐसा अमाउंट में फोर्स लगाई है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन में पहुंच गया है, ठीक है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के पास ये पहुंच गया, ठीक है, जो यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंच गया। अब ये स्लाइडली यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगी, और फिर धीरे धीरे आप देखिए जो अमाउंट में आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे होंगे, उसके बाद कुछ देर के बाद आप थोड़ा कम भी फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी एज इट इज़ वहाँ से मूव करते हुए चलती हुई दिखाई पड़ती है। होती है कि नहीं होती है। देखिए हमने ये बोला कि ये बॉडी क्या है अभी रेस्ट मोड में है, अभी हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा कुछ भी चीज़, हम इतने फोर्स हम यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स से जो यहाँ पे खींच रहे हैं इसको इधर से, इतना पहुँच गए फोर्स यानी कि उसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के पास पहुँच गया कि अब ये स्लाइडली मूव करना स्टार्ट करेगी, और कुछ देर के बाद ये फिर क्या होता है, ये बॉडी उतना फोर्स ना भी हम जब अप्लाई करें बस थोड़ा कम भी कर देते तो ये बॉडी आराम से मूव करती है। देखिए आप गाड़ी भी जब स्टार्ट करते हैं चलाना तो थोड़ा एक्सीलेटर जब ले रहे होते हैं तो थोड़ा अधिक एक्सीलेटर लेते हैं, फिर हल्का भी एक्सीलेटर लेते हैं, लेकिन वो बॉडी स्मूथली एकदम चल रहा होता है, तो वो कंडीशन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का। अब हम इसको समझाते ये कैसे होता है, ये बस मैंने एक चीज़ें आपको दिया, अब इसको भी समझाने के लिए न्यूमेरिकल लेना होगा, न्यूमेरिकल से भी हम चीज़ें को यहाँ पर इसको समझ पाएंगे, ठीक है भाई। देखिए एक रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, इसकी जो मास दी हुई है 20 केजी इसकी मास दी हुई है, ठीक है, 20 केजी नहीं 2 केजी लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक फोर्स लगा दिया है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। इस रफ सरफेस यहाँ पर जो है इसकी जो कॉन्टेक्ट यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो दे दी गई है 0.6, और इसकी जो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे दी गई है 0.4, ठीक है। पहला आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स को, क्या निकालना है आपको, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है भाई, और दूसरा आपको निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, और दूसरा आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चीज़ें क्वेश्चन समझ में आ रही है। देखिए हमें ये अभी देखिए हमें क्या बोला कि फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। अब फ्रिक्शन फोर्स दो ही होता है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भाई हम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालें या काइनेटिक फ्रिक्शन निकालें। अब हम स्टैटिक फ्रिक्शन कब निकालते हैं, जब बॉडी रेस्ट में होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन कब निकालेंगे, जब बॉडी में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। यहाँ हमें कुछ नहीं पता है कि बॉडी रेस्ट में है या रिलेटिव मोशन में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये बॉडी आपका रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो पहला कंडीशन क्या है हमारा, चेक करना कि बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज़ करेंगे मतलब क्या कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, म्यू एस इंटू एन, एन इक्वल्स टू क्या होगा आपका mg। ये तो अब आपका क्लियर हो गया होगा भाई,
तो म्यू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.6, एन इक्वल्स टू एम जी, मास कितना है 2 kg है, और जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है 12 न्यूटन आ रहा है। कहने का मतलब ये है, जो ये आपका रफ सरफेस था यहाँ पर, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट ब्लॉक आपने जो रखा 2 kg का, इस पे आपने जो फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, इधर जो लिमिटिंग यानी कि इसकी जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये एफ एस, ये मैक्सिमम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कितना है आपका 12 न्यूटन ही है। मतलब अगर आप 12 न्यूटन से जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी में क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन यानी ए एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा। तो आप कितना लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इट मीन्स ये बॉडी क्या होगा, रिलेटिव मोशन में होगा। तो भाई हमें ये पहले ये बताइए कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है ना, आपने जो फोर्स यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जो आपने फोर्स अप्लाइड किया है, ठीक है, क्या वो ज़्यादा है आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से? और आप कहेंगे बिल्कुल, तब इस केस में क्या होगा, आपका बॉडी रिलेटिव मोशन में हो जाएगा, यानी बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी इस केस में आपको क्लियर हो गया कि आपका ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, रिलेटिव मोशन में। तो अब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आप निकालेंगे, अब आपका क्लियर हो गया कौन सा फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन चलिए निकाल लेते हैं। पहला फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ के इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू दे दी गई थी आपको 0.4, ठीक है, तो 0.4 इंटू एम इंटू जी, ठीक है, तो 0.4, मास कितना है 2 kg, जी की वैल्यू 10 लेंगे, तो यहाँ से जब सॉल्व कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 न्यूटन। अब देखिएगा मजे वाली चीज़, देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया आपका, यहाँ पर 12 न्यूटन आया। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 12 न्यूटन आया, और आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया, 8 न्यूटन आया। अब हमें ये बताइए दोनों में बड़ा कौन है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा हुआ। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन है या नहीं। अब इसको समझिएगा सर, यहाँ पे मैं इसको दिखा ही नहीं सकता, इसको आपको समझा ही सकता हूँ। आप समझिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा और लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। देखिए सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे वही रिलेशन लिख रहा हूँ, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपका केस है। ये आपको मैंने क्लियर समझा दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे ज़्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, प्रूव कर दिया मैंने। अब देखिए ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये क्या होता है, आपका वैरी करता है, यानी कि ये कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, जीरो से स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ तक जाएगा, आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। तो यानी ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में अगर बात कर लिया जाए तो इसकी मैक्सिमम कितनी जाएगी, 12 न्यूटन तक जाएगी, और मिनिमम कितनी जाएगी, 0 तक जाएगी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट में 11 न्यूटन भी हो सकता है, ठीक है, 10 न्यूटन भी हो सकता है। तो आपने अप्लाई कितना फोर्स किया, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपने ऑब्जेक्ट, ये आपका रफ सरफेस है, यहाँ अगर आपने 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स आपका देखिए यहाँ पर जो सॉरी अप्लाइड फोर्स बोल रहा हूँ, छोड़िए, यहाँ पर आपका क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया, 12 न्यूटन आया भाई, ठीक है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करती है, ये वैरी करती, कहाँ से, जीरो से लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जीरो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है आपका 12 न्यूटन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से 12 तक वैरी करेगी। अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ये आपकी वैल्यू कितनी है, 8 न्यूटन है। इसकी कहाँ से कहाँ वैरी करेगी, 0 से कहाँ तक, 0 से 12 तक वैरी करेगी। और ये कहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। यानी ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हमें ये बताइए। ये इसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा इसका होता है वैल्यू किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का, और इससे भी ज़्यादा आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है। ठीक है भाई, ये देखिए रट करके लोग बता देते हैं इसको डायरेक्ट ही पॉइंट में, लेकिन इसको मैंने आज समझा दिया है क्लियर कट। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्राफ भी अगर आपको मैं दिखाऊं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहूँ तो देखिए ये ग्राफ, मतलब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स हो गया इधर, ठीक है, वर्टिकल में, हॉरिजेंटल में आपने फोर्स अप्लाई किया है। यहाँ से जो देख रही है एज इट इज़ इंक्रीज होते होते आपका ये स्टैटिक फ्रिक्शन दिखा, और स्लाइटली यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी हुई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। उसके बाद देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद फिर क्या होता है, आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन घटती है, और जो मतलब यहाँ से फिर क्या हो गया, बॉडी आपकी मोशन में आ गई है। और मैंने कहा था ना यही वाला एग्जांपल, जो आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद फिर से आप थोड़ा सा कम फोर्स करते हैं, उसके बाद भी आपकी क्या हो रही होती है, बॉडी मोशन में कर रही होती है, यानी वहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है, और फिर स्लाइटली एकदम कॉन्स्टेंट हो जाती है आप बॉडी, बिल्कुल आपकी कॉन्स्टेंट वे में आपकी बॉडी उतना ही मूव कर रही होती है। तो देखिए ये ग्राफ से भी प्रूव होता है कि लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम है, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ तक है,
ठीक है, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आपका यहाँ तक है, ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रही है, वेरी कर रही है, और मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये आपका ग्राफ हो गया, क्लियर। अब अंतिम पॉइंट बचता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए फ्रिक्शन को अब हम लोग खत्म करेंगे एंगल ऑफ रिपोज से, ठीक है। पूरा का पूरा चीज़ हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। देखिए एंगल ऑफ रिपोज को हिंदी में कहते हैं विराम का कोण। देखिए इसका अगर मीनिंग बोला जाए एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है कि वह एंगल हमें बताइए जिसके बाद बॉडी जस्ट अब मूव करने लगेगी। देखिए मतलब ये कि अभी तक हम लोग जो सरफेस ले रहे थे हॉरिजेंटल सरफेस इस प्रकार से ले रहे थे और एक ऑब्जेक्ट ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना है आपका 0 डिग्री है, लेकिन अब मैंने क्या किया, इस सरफेस को एक एंगल पे इस तरह से रख दिया और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा। तो अभी हमने जो θ1 लिया है, अभी ऑब्जेक्ट में ये स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इस सरफेस का एंगल और इंक्रीज जैसे ही किया θ2 पे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मोशन में आ गया, स्लाइड कर गया नीचे। तो ये एंगल बताइए, ये जो आप एंगल बता रहे हैं जिस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट में क्या देखने को मिल रहा है, मोशन, यानी वह एंगल जिसके बाद बॉडी जस्ट मूव करे, मतलब बॉडी विल जस्ट अबाउट टू स्लाइड, इसी एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए। देखिए एक चीज़ हमें ये बताइए, साइन थीटा आप जानते होंगे और एक कॉस थीटा आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा में आपने क्या देखा है कि अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, देखिए थीटा की वैल्यू मैं 0 डिग्री ले रहा हूँ, फिर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले रहा हूँ, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। इतना लेने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ले रहा हूँ। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है आपका 1/√2, 1/√, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 1/√2 और उसके बाद साइन 60 √3/2, ठीक है। कॉस 0 कितना होता है आपका, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। कॉस 30 क्या होता है √3/2, यहाँ 1/√2 और यहाँ से 1/2। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, घटती चली जाती है। जैसे कि साइन थीटा का ये ग्राफ है, अब देखिए ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका पाई 180 डिग्री है। तो देखिए जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना भाई, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। साइन थीटा के केस में वो सुनिएगा ध्यान से, साइन थीटा के केस में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करने पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। 0 से 1/2, 0, 0.5, 1/√2 आ गया, फिर √3/2 आ गया। तो देखिए 0 की वैल्यू, साइन 0 पे क्या है आपका 0 है, जैसे ही 90 पहुंचा तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो जैसे जैसे आपकी एंगल इंक्रीज हुई तो आपकी क्या हुई, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई। अब जैसे जैसे आप कॉस थीटा में देखिए एंगल बढ़ते जा रहा है, 0 के बाद 30, तो 1 के बाद √3/2 आ गया, फिर 45 में 1/√2, और अंतिम जब देख रहे हैं साइन 60 पे 1/2, और 90 ले लीजिए तो और भी क्लियर हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है 1 और कॉस 90 क्या होता है 0। तो देखिए साइन 0 डिग्री पे 0 है और साइन 90 पे 1, यानी कि थीटा का एंगल बढ़ा तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर गई। कॉस थीटा में आपकी थीटा की वैल्यू 0 है में 1 है और 90 हो गई तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, यानी कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती गई तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी हमने ये देखा कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज करेगी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर थीटा की वैल्यू आप इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, और अगर आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो कॉस थीटा है वो क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है। अब आइएगा इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये स्लाइड क्यों कर रहा है उसको। देखिए इसका पहले ये वेट काम करेगा नीचे एकदम डाउनवर्ड, ठीक है, mg। अब इसको हम दो कंपोनेंट में बांट लेते हैं। तो देखिए इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स काम करेगा या नहीं काम करेगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है तो ये थीटा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो mg का दो कंपोनेंट बढ़ गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा mg cos थीटा, जो थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या लिखते हैं cos थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा mg sin थीटा। इट मीन्स इस ब्लॉक पर जो फोर्स इधर लग रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, mg sin थीटा लगा रहा है, और इसके नीचे कौन लगा रहा है, mg cos थीटा। अगर ये बॉडी अभी रेस्ट मोड में तो इसके पीछे क्या हो रही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर हम लिख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर mg sin थीटा, ठीक है ना, ये बॉडी को कौन मूव कराएगा नीचे, mg sin थीटा, यही फोर्स जो है इस बॉडी को इधर मूव कराएगा। अगर ये mg sin थीटा इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको क्या कर देगा, मूव करा देगा। तो बस हम यहाँ पर वही इक्वेशन लिख रहे हैं, mg sin थीटा इक्वल्स टू, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कि
अब ये वो फोर्स है कि अब इसके बाद जो है स्लाइड एकदम जस्ट मूव, मतलब वो एंगल हमें देखिए, एंगल ऑफ रिपोज मतलब क्या हो गया कि वो एंगल जस्ट उसके बाद अब क्या आपका बॉडी स्लाइडली मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये mg साइन थीटा पे डिपेंड करेगा और इसके फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने जो इधर की जो इसकी जो यहाँ पर जो इस इंक्लाइंड सरफेस में जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा ही इसको इधर खींच रही होगी। तो ये इसके जस्ट इक्वली हो, इसको हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना, mg साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, mg साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, ठीक है ना भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम म्यू एस क्यों यूज़ किए, हाँ, तो हम क्या निकालेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे निकाला ना, क्योंकि mg साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन है अभी। अब इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा भी अब फोर्स अधिक लगेगा mg साइन थीटा की, तो उससे आपको क्या हो जाएगी, वहाँ पे बॉडी में स्लाइटली देखने को मिलेगा मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये थीटा को मैं थीटा आर लिख रहा हूँ, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज हो गया, यानी कि ये वो एंगल है जिसके बाद, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि अभी जस्ट बॉडी रेस्ट में होगी इस थीटा आर में, इसके बाद अब जो होगा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज करिएगा इस थीटा आर को, तो यहाँ पर mg साइन थीटा की वैल्यू अधिक हो जाएगी इस फ्रिक्शन से और बॉडी को क्या हो जाएगा आपका स्लाइड कर देगा। तो एन की वैल्यू आप लिख सकते हैं mg साइन थीटा आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज, म्यू एस इंटू एन इक्वल्स टू mg, तो mg कट जाएगा, तो आप म्यू एस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा आर क्या है आपका, एंगल ऑफ रिपोज। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थीटा आर इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज, हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, विराम कोण, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज हो गया। या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा, एक मिनट भाई गलती है, देखिए एन इक्वल्स टू, यहाँ गलती मैंने लिख दिया, देखिए एन इक्वल्स टू क्या है, एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना, वही मैं सोचूँ टेन थीटा, देखिए एम जी साइन थीटा आर हो गया इक्वल्स टू म्यू एस है, और एन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है, एम जी कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इधर कर देते हैं तो टेन थीटा आ गया, यानी कि टेन थीटा आर इक्वल्स टू क्या आया, म्यू एस आया। थीटा आर क्या आपका एंगल ऑफ रिपोज, या फिर थीटा आर इक्वल्स टू ऐसा भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स म्यू एस, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज निकल गया, मतलब इस एंगल के बाद अब, ठीक है ना भाई, इस एंगल के बाद जो आपने ये जो बनाया ये थीटा आर, इस एंगल के बाद थोड़ा सा आप जैसे ही इसका सरफेस को इंक्रीज करेंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, स्लाइटली मूव करना पड़ जाएगा। मतलब पहला केस मैं इस तरह से ले रहा हूँ, थीटा लेस देन थीटा आर है, ठीक है ना, यानी ये जो आपका ये आपका मान लेते हैं ये थीटा आर है, ठीक है, थीटा आर कुछ भी है। अब ये जो थीटा है ये मैंने जो लिया है ये छोटा है, ये कम है इससे, तो ये अभी इतना होगा ये थीटा, तो अभी क्या बॉडी स्लाइड करेगा, तो यहाँ नहीं करेगा, ये रेस्ट मोड में रहेगा, ठीक है। दूसरा केस में मैं ले रहा हूँ थीटा इक्वल्स टू थीटा आर, यानी कि ये एकदम जितना एंगल पे है उतना ही मैंने यहाँ पर अभी रखा, तो अभी भी क्या होगा, बॉडी रेस्ट में होगा, बॉडी मतलब यहाँ से जस्ट अब बॉडी मूव करने के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है ना, जस्ट अबाउट टू मूव होगा यहाँ, ठीक है। और तीसरा केस में मैं ले रहा हूँ क्या, कि थीटा ग्रेटर देन थीटा आर, ठीक है, यानी कि अब मैं ये केस ले लिया हूँ, ये थीटा हो गया और थीटा आर आपका क्या है, ये है, तो देखिए थीटा आर से ये ज़्यादा हो गया, तो अब यहाँ से बॉडी क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, यानी रिलेटिव मोशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि गति में आ जाएगा, यानी कि बॉडी यहाँ से स्लाइडिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, बॉडी मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ कौन सी फ्रिक्शन आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ कौन सी फ्रिक्शन आएगी आपकी, आप यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन यूज़ करोगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज़ करोगे, और यहाँ पर आप कौन सा फ्रिक्शन यूज़ करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट एंगल ऑफ रिपोज क्लियर हो गया। इससे एक मैं आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है कि एंगल ऑफ रिपोज दे दिया गया 30 डिग्री और आपसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालिए। मतलब कोई इंक्लाइंड सरफेस है जिसका आपको थीटा आर की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको इसको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपल सी बात है, थीटा आर दे दिया गया, मतलब क्या आपको दे दिया गया है, म्यू एस इक्वल्स टू टेन थीटा आर दे दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको म्यू एस निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो टेन थीटा 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है, 1/√3 बोल रहा हूँ भाई, 1/3 होता है ना, 1/√3 होगा, ठीक है, 1030 इक्वल्स टू 1/√3 ही होता है, ठीक, क्लियर है यहाँ पे। यानी कि ये आपका एक न्यूमेरिकल मैंने बना दिया। या फिर आपको ऐसे देगा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देगा और आपको एंगल ऑफ रिपोज पूछेगा, ये लेकिन नहीं पूछेगा आपसे, ये आपको यही पूछेगा, क्योंकि उस समय फिर आपको हो सकता है अगर इजी कैलकुलेशन दे दे तो थीटा की वैल्यू ठीक हो, लेकिन यही देगा, वहाँ पर फिर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ जाएगा। तो ये पूरा फ्रिक्शन टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं कुछ चीज़ें और भी आपको करवा रहा हूँ रिविज़न में, देखिएगा इंक्लाइंड सरफेस की चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे कि यह ऑब्जेक्ट क्या है आपका,
इसके में क्या होगा, mg काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक थीटा होगा, यहाँ पे ये आपका जस्ट परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट mg कॉस थीटा, और इधर क्या होगा आपका mg साइन थीटा होगा ना। और इसके जस्ट पीछे साइड क्या काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। यानी अगर ये बॉडी स्लाइड कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू और नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू कौन सा, म्यू के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए एफ के इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, म्यू के, या फिर म्यू ही रहने दीजिए, आर के जगह आप क्या लिखेगा, एम जी कॉस थीटा लिखेगा कि नहीं, एम जी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखिएगा भले मजे वाली बात, अगर आप म्यू इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वो भी इंक्रीज करेगा। अगर मास इंक्रीज करता है आपका तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। अगर आप प्लानेट चेंज कर रहे होते हैं, जी की वैल्यू अगर चेंज होगा आपका तो ये फ्रिक्शन भी चेंज होगा। अगर जी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। और अब देखिए थीटा पे, देखिए थीटा अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस में क्या हमने बताया कि अगर कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो वैल्यू क्या देता है आपका, कम देता है, यानी कि फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, जैसे थीटा की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, तो जैसे ही आप 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 इक्वस टू क्या होता है 1, तो कॉस 0 इक्वस टू 1 क्या हो गया, म्यू एम जी आ जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि आपका जो ये सरफेस अब इस तरह से हो गया, हॉरिजेंटल बिल्कुल हो गया। तो इस केस में आपने क्या निकाला था भाई, इधर आपका फ्रिक्शन काम कर रहा था, इधर आपका क्या काम कर रहा था, फोर्स काम कर रहा था, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से आपने निकाला था ना भाई, अभी आपने क्या निकाला था, एफ इक्वस टू म्यू आर, और आर क्या होगा, ये एम जी नीचे काम कर रहा है और ऊपर आपका आर काम कर रहा है, तो आर इक्वस टू क्या लिखोगे, म्यू इक्वस टू आर इक्वस टू एम जी लिखेंगे कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी म्यू एम जी, यहाँ भी म्यू एम जी, कब, थीटा इक्वस टू 0 डिग्री में प्रूव हो गया। अब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है। ये रिलेशन भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले डायरेक्ट कि अगर मास इंक्रीज करने पे फ्रिक्शन पे क्या डिपेंड करेगा, थीटा को, यानी इंक्लाइंड सरफेस के जो आपका जो सरफेस इंक्लाइनेशन को अगर इंक्रीज करते जाए या डिक्रीज करते जाए, यानी थीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आपका फ्रिक्शन वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट होता है हमारे तरफ से फ्रिक्शन टॉपिक। बाकी अब आपकी मर्जी है आप फ्रिक्शन टॉपिक को कैसे कंप्लीट करते हैं। इसके बाहर अब आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा, मैंने न्यूमेरिकल भी करवा दिया भाई, ऑलमोस्ट चीज़ें सारी की सारी समझा भी दी है, ठीक है भाई। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को, इस सेशन को। अब हम लोग अगले एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी पावर से एक न्यू एनर्जेटिक फॉर्म में बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर रहे होंगे। और ये फ्रिक्शन उस लेवल तक करवा दिए हैं, आप एलपी टेक्नीशियन वगैरह के लिए बिंदास से पढ़ सकते हैं।